आज की वीडियो में जानेंगे कि मिट्टी में से पोटेशियम कैसे निकाला जा सकता है, यानी अवेलेबल पोटेशियम इन सॉइल, इसका डिटर्मिनेशन देखेंगे हम। और कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम देखेंगे अमोनियम एसिटेट एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम, मतलब ऐसा पोटेशियम जो अमोनियम एसिटेट से एक्सट्रैक्टेबल है। क्यों अमोनियम एसिटेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हमें जान सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन के रूप में पहले माहौल बनाएंगे, जानेंगे कि पोटेशियम किस तरह से मिट्टी में अवेलेबल होता है, उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपको याद रखनी चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से, तो उन्हें जानेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, तो प्रिंसिपल जानेंगे, कौन कौन सी चीजें जरूरत पड़ेगी, यानी अपरेटस और रिएजेंट किस तरह की बनाने पड़ेंगे, प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, और एट द एंड हम ये भी जानेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमीटर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि फ्लेम फोटोमीटर क्या होता है और कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनकी डिटर्मिनेशन के लिए फ्लेम फोटोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में जानेंगे। हेलो दोस्त, मेरा नाम दिवाकर खत्री है और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो माहौल बनाने वाली बातों में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि पोटेशियम इज द 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट अगर कोई चीज है तो वो क्या है, पोटेशियम है। तो वेर एज इन सॉइल इट कंटेन्स रेंजेस फ्रॉम 0.4 से 30 ग्राम पोटेशियम पर केजी। क्या ये याद करने की जरूरत है, इसकी मीडियन वैल्यू 14 ग्राम पोटेशियम पर केजी के रूप में हो सकती है। तो ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कोई ना पूछे हमसे, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो 7th मोस्ट एबिंडेंट एलिमेंट है। तो बाकी एलिमेंट क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, सिलिकॉन उससे कम, और उसके बाद एक रेंज जो है अपने अच्छे से याद कर रखी है। आप कहेंगे ये टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो अच्छा लगेगा, बिल्कुल। तो ये टेबल के अंदर आपने अच्छे से याद कर रखा है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है वो 46.6% और 27.7% रिस्पेक्टिवली इस तरह से है। लेकिन अल्फे का ना के मांगे, आगे फिर से वापस वही बोल रहा हूँ, अल्फे का ना के मांगे। जो लोग मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं या देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ अल्फे का ना के मांगे। अल्फे का ना एक ट्रिक बना रखी है मैंने ताकि याद रहे, अल्फे का ना के मतलब पोटेशियम मांगे। अब यहाँ देख सकते हैं 7 नंबर पे हमारा पोटेशियम है। इनके परसेंटेज भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये पॉपुलर परसेंटेज तो अक्सर सबको याद है, ये वाले हो सकते हैं आपको ना याद हो, तो इसे भी याद रखना। फेरस जो है वो 5% पे है, कैल्शियम जो है वो 3.63% बताया गया है, सोडियम 2.83% बताया गया। तो 8 5 3 2 2 2 1.41 याद रहे तो अच्छी बात है, कोशिश करिएगा इन परसेंटेज को भी याद कर सकें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो हम सामने देखते हैं वो ये है कि इन सॉइल द पोटेशियम एग्जिस्ट एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मिनरल्स। ज्यादातर जो पोटेशियम है वो मिट्टी के अंदर मिनरल्स का हिस्सा है। आप कहेंगे ये लाइनें जो होती है ना, पढ़ने में मजा नहीं आता है, इमेजेस दिखती है तो ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं चीजें। तो पोटेशियम जो है वो मिट्टी के अंदर ज्यादातर हम देखते हैं मिनरल्स का हिस्सा है। माइका है, चाहे फिर हम कहें बायोटाइट है, या कोई भी अलग अलग तरह के हमारे पास मिनरल्स देखते हैं हम। तो पोटेशियम जो होता है वो फिक्स्ड फॉर्म में होता है, यानी लेटिस के अंदर जुड़ा रहता है। अब ये जो जुड़ी हुई फॉर्म है, जो फंसी हुई फॉर्म है पोटेशियम की, जो मिनरल्स के अंदर फंसी हुई फॉर्म है, वो जल्दी से पौधों को अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे धीरे धीरे हम देखते हैं स्लोली एक्सचेंजेबल पोटेशियम की फॉर्म में पोटेशियम बदल पाता है विदरिंग प्रोसेस के द्वारा। धीरे धीरे विदरिंग होती है तो ये बाहर आता है पोटेशियम, कुछ और बाहर आता है, और फिर हम देखते हैं जो सॉल्यूशन की फॉर्म में पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल फॉर्म होती है पोटेशियम को। तो क्या समझा हमने, ये समझा कि सॉइल मिनरल्स की फॉर्म में फेल्सपार, माइका और अलग अलग तरह के पोटेशियम जो है वो मिनरल्स के रूप में फंसा हुआ रहता है, जो कि 90 to 98% बताया गया है इसी फॉर्म में है। तो सिर्फ मात्र 0.1 से 2% पोटेशियम ही होता है जो पौधों को आसानी से अवेलेबल हो पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो मिट्टी में है तो बहुत ज्यादा, लेकिन पौधों के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को ही हमें समझना है कि ये कितना कम रेडिली अवेलेबल होता है। ओके, और इसके बाद तो आगे मिनरल्स हैं। अभी वापस हम अपनी लाइंस के ऊपर आ जाते हैं। तो हमें कहा है कि इन सॉइल, अच्छा और क्या रह गया कि देखो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। दूसरा हमें बताया है कि एज नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम दैट इज ट्रैप्ड इन द लेटिस, बिल्कुल लेटिस के फॉर्म में ट्रैप्ड रहता है। और साथ में एक्सचेंजेबल कैटायंस के फॉर्म में भी होता है कि कैल्शियम भाई तो एक्सचेंज हो जाए, मैं पोटेशियम आ जाऊं, पोटेशियम आ जाए और कैल्शियम हट जाए। इस तरह से एक्सचेंज भी चलता रहता है, आप जानते हैं रूट्स के ऊपर कैटायन का एक्सचेंज भी चलता रहता है। हेल्ड ऑन द सॉइल कॉलॉइड्स एंड एज अ पोटेशियम आयन इन द सॉइल सॉल्यूशन, जो सबसे ज्यादा रेडिली फॉर्म है। बिल्कुल, लाइन समझ आ गई आपको। नेक्स्ट लाइन कहती है, जो कि इंपॉर्टेंट है, अलग रंग में रंगी गई है, कि इन सॉइल द फ्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम आर मोर एबंडेंट। बिल्कुल, ये बात तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि ऐसी फॉर्म जो लेटिस के फॉर्म में है, जो फंसी हुई फॉर्म है, पोटेशियम की अनअवेलेबल फॉर्म है, वो ज्यादा मोर एबंडेंट है। यानी द फ्रैक्शन ऑफ मिनरल्स
एंड नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम। मिनरल जैसे कौन? फेल्सपार, माइका, बायोटाइट, इन सभी के अंदर फंसा हुआ है हमारा पोटेशियम। एंड नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम आर मोर अबंडेंट, मतलब ऐसा पोटेशियम जो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो भी मतलब एक तरह से फंसा हुआ पोटेशियम ही कह दिया हमने, तो वो ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में है एज कंपेयर टू द एक्सचेंजेबल एंड वाटर सॉल्युबल पोटेशियम, यानी अवेलेबल फॉर्म से। ठीक है, जाकर आगे बढ़ो। आगे हम देखते हैं कि पोटेशियम इन सॉइल अकर्स इन द 4 फॉर्म। ठीक है, समझ गए, वाटर सॉल्युबल फॉर्म, एक्सचेंजेबल फॉर्म, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म और चौथा फिक्स्ड फॉर्म। ये चारों फॉर्म्स याद रखना। इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? टोटल पोटेशियम कह देते हैं। टोटल पोटेशियम इज द सम ऑफ 4 थिंग्स। व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? वाटर सॉल्युबल, एक्सचेंजेबल, नॉन एक्सचेंजेबल, फिक्स्ड फॉर्म, है ना। वीट्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कभी? VIETS, वीट्स कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर पिंक कर रहा है, दिमाग में याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे लगता है वो यहाँ से संबंध रखता है। याद आ रहा हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नहीं पता हो गूगल सर्च कीजिएगा, थोड़ा जानिएगा इस बारे में। मुझे लगता है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर देखिएगा उसके बारे में, होमवर्क के रूप में आपको मिल गया अगर। चलो पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि कुछ पोटेशियम के मिनरल्स हमें याद होने चाहिए कि सिल्वाइट भी होता है और सिल्वीनाइट भी होता है। सिल्वाइट भी होता है, सिल्वीनाइट भी होता है। ज्यादा पोटेशियम किसमें मिलेगा हमें? सिल्वाइट में मिलेगा। सिल्वीनाइट में कम क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर और भी चीजें मिक्स हैं, जैसे कि NaCl भी है इसके अंदर, तो ये पोटेशियम कम रखता है, यानी 20.3% रखता है। मिनरल्स कई बार बड़े एग्जामिनेशंस जो होते हैं वहां पूछ लिए जाते हैं, सीधा पूछ लिया जाता है कि बताओ कार्नेलाइट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, काइनाइट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट, लैंगविनाइट इज अ सोर्स ऑफ व्हाट। तो याद रहेगा हमें पोटेशियम के सोर्स है ये। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। फेल्सपार, माइका, इलाइट, वर्मिकुलाइट, क्लोराइट, मॉन्टमोनाइट, इनके अंदर भी पोटेशियम का परसेंट बताया है, जो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। आपको लगे तो आप याद कर सकते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ पोटेशियम बायोटाइट, मस्कोवाइट, माइक्रोक्लाइन और ऑर्थोक्लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ सोर्सेज बताए हैं कि भाई फेमस होते हैं जो फर्टिलाइजर्स, यानी पोटेशियम क्लोराइड बोल दीजिए, MOP जो हो गया, उसमें कितना प्रतिशत पोटेशियम है, कितना प्रतिशत क्लोरीन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर हम KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर जानता हूं कि आपको ये जवाब मालूम है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऐसी कौन सी क्रॉप है जिनके अंदर हम KCl जैसे फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हम, ये सल्फेट हमें के रूप में देना पड़ेगा पोटेशियम को। ठीक है, तो आप बताइएगा उसके बारे में। और भी हमें अलग अलग चीज़ों के फर्टिलाइजर्स के हमें परसेंटेज दिए हैं, आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जो फेमस है जैसे KCl, K2SO4, और साथ में मुझे लगता है पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन पूछा जाता है, इसे भी याद रख लें, 13% होता है ना। और KOH मुझे इसलिए याद रखना जरूरी लगता है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम बताया है, देखो 83% ही बता दिया है K2, है ना। और जब भी मैं K2O का नाम पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में जरूर ये आता है कि K को K2O में और K2O को K में बदलने के कौन से फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है? जानते हैं आप कन्वर्जन फैक्टर्स क्या है? बिल्कुल जानते होंगे, मैं हर वीडियो में पूछता हूं लेकिन कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। इस बार तो कर ही देना। पोटेशियम को कैसे K2O बदलें, K2O को कैसे पोटेशियम बदलें, इसके जो कन्वर्जन फैक्टर होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा वीडियो जो है वो शुरू हो गया है। आप कहेंगे दिवाकर आपने 10 मिनट तो माहौल बनाने में ही खराब कर दिए। खराब नहीं किए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। जानते थे तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। क्या है बातें अब नेक्स्ट की? डिटर्मिनेशन ऑफ अमोनियम एसिटेट एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम, अवेलेबल पोटेशियम कैसे निकालें? सबसे पहली बात, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, सीधी सी बात ये है कि हम जानते हैं कि मिट्टी में जो अमोनियम है और मिट्टी में जो पोटेशियम है, अमोनियम यानी NH4+, पोटेशियम यानी K+, इन दोनों का लगभग जो रेडियस होता है वो सेम सा होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट, शायद 0.28 एंगस्ट्रॉम। मैं कोशिश करूंगा इंटरनेट से देखते हुए आपको एग्जैक्ट उसका डायमीटर बता सकूं, लेकिन अमोनियम और पोटेशियम का जो डायमीटर होते हैं आयंस के, वो लगभग सेम होते हैं। और जब वो सेम होते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन आसानी से दिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? एक हटेगा दूसरा आ जाएगा। ये बहुत फेमस लाइंस हैं कि अगर कोई फार्मर जो है वो अमोनियम या हम कहें कि पोटेशियम फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाना चाहता है, तो फिर वो कौन से अदर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकता है ना। तो फिर अगर वो अमोनियम डालेंगे तो फिर पोटेशियम हट जाएगा, पोटेशियम डालेंगे तो अमोनियम डिस्प्लेस हो जाएगा, तो दूसरे एलिमेंट की उस तरह से अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब समझ गए आप, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कई सारे अलग अलग तरह से प्रैक्टिकल यूटिलिटी के एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं हमसे, और कई तरह के कॉन्सेप्ट जुड़े हैं इस चीज से। तो मिट्टी के अंदर अमोनियम और पोटेशियम अक्सर क्या करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पीट क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का साइज लगभग सेम होता है। बात समझ आ गई? वही क्या है, प्रिंसिपल है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेबल सॉल्यूशन है, यानी अमोनियम एसिटेट जाएगा और वो अमोनियम पोटेशियम को हटाएगा और पोटेशियम को सॉल्यूशन में निकाल लेंगे, और सॉल्यूशन के बाद में जांच कर लेंगे किससे? फ्लेम फोटोमीटर से।
आगे कहानी समझ में? बिल्कुल सिंपल था, सीधा सा कॉन्सेप्ट कि अमोनियम पोटेशियम सेम होते हैं साइज में, तो हमने बाहर से क्या दिया, अमोनियम दिया, अमोनियम दिया तो मिट्टी में से पोटेशियम डिस्प्लेस हुआ तो फिर नीचे वो जाके एक्सट्रैक्ट हो गया। आई कुछ बात समझ में? मैंने कोशिश करी, आप सोच रहे होंगे अब तक कोई इमेज क्यों नहीं आई है, इमेज आ जाती तो मजा ही आ जाता। कोशिश करी मैं कोई एक इमेज दिखा सकूं जिसमें आपको मैं एक्सचेंज होता हुआ दिखा पाऊं, लेकिन मुझे ऐसी कोई इमेज मिली नहीं, तो कारण है उसके पीछे। चलो कोई कोई बात नहीं। आई होप आपने इमेजिन कर लिया होगा कि मिट्टी के अंदर अमोनियम था, पोटेशियम था, हमने उसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने से क्या हुआ, पोटेशियम जो है सॉल्यूशन में आ गया, सॉल्यूशन की जांच हमने किससे कर ली, फ्लेम फोटोमीटर से कर ली। तो एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम या एक्सट्रैक्टेबल प्लस वाटर सॉल्युबल पोटेशियम जो है इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी द प्लांट अवेलेबल फ्रैक्शन। तो हमारा फोकस किस पे है, एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम के ऊपर है। हमारा सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जो पोटेशियम है उस पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं हम, हमारा फोकस जो है वो एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम के ऊपर है, ठीक है। और यही हमारे रूटीन के अंदर लेबोरेटरी में मेथड चलता रहता है। इसके अंदर हम न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट काम में लेते हैं। न्यूट्रल भी होना चाहिए, यानी पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। नॉर्मल होना चाहिए मतलब, एबनॉर्मल कौन होता है फिर, अरे नॉर्मल मतलब यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मेलिटी की, यानी एक नॉर्मल होना चाहिए उसका नॉर्मेलिटी, ठीक है भाई। आगे बताओ, न्यूट्रल भी होना चाहिए, नॉर्मल भी होना चाहिए, और तीसरी बात अमोनियम एसिडेट के रूप में हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं टू डिटरमाइन द एक्सचेंजेबल पोटेशियम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द प्रेनिस्कनिकोव। मैंने भी ये नाम जब पढ़ रहा था तभी पहली बार पढ़ा, एग्जाम्स में कभी देखा भी नहीं है, पर कभी गलती से आ जाए तो हम तैयार रहेंगे कि न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिडेट वाला मेथड किसने दिया है, तो प्रेनिस्कनिकोव ने 1913 में दिया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इन दिस मेथड अ न्यूट्रल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं अमोनियम एसिडेट इज यूज्ड टू रिप्लेस द एटायंस प्रेजेंट ऑन द सॉइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में जो भी एटायंस अवेलेबल हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे भैया, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। द अमोनियम आयंस प्रोवाइड अ शार्प एंड क्विक सेपरेशन ऑफ कैटायंस। क्यों? क्योंकि अमोनियम कहता है कि मैं तो पोटेशियम जैसा ही व्यवहार रखता हूँ, तो फिर इसलिए मैं डिस्प्लेस कर सकता हूँ, और ये पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जैसों को एक्सचेंज करता है। और स्पेसिफिकली हमारा फोकस किसके ऊपर है, पोटेशियम के है, तो वो डिस्प्लेस होकर हमारे सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है दिवाकर। हम जब लैब में गए तो अब हमें क्या करना है, हमें ये बताइए। हम जब लैब में जाएंगे तो लैब असिस्टेंट या जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उनसे हम क्या क्या चीजें मांगे, तो सबसे पहले आप मांगिए उनसे कॉनिकल फ्लास्क। आप कहीं किससे मांगे, कोई है ही नहीं तो ढूंढो लैब में, तो लैब में जाके ढूंढिए, यानी कॉनिकल फ्लास्क ढूंढना है आपको 100 ml का। दूसरी बात, आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ढूंढना है जो कि 1 लीटर का हो और साथ में 100 ml का हो, मतलब 1 लीटर का भी चाहिए होगा और 100 ml का भी चाहिए होगा। तस्वीरें भी दिखाई हैं ताकि आपको दिखे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ ढूंढना है हमें। तो पहले 100 ml का कॉनिकल फ्लास्क देख लीजिए, दूसरा आप 1000 ml यानी 1 लीटर का आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लीजिए, और 100 ml का एक और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लीजिए, ठीक है। मैकेनिकल शेकर है अगर आपकी लैब में तो अच्छी बात नहीं है, तो अपने हाथ से ही आप उसे शेक करते हुए हम देख सकते हैं जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हैं। और फ्लेम फोटोमीटर की जरूरत जो सबसे जरूरी है वो तो पड़ेगी ही पड़ेगी, फ्लेम फोटोमीटर ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये सारा मेथड ही उसी के ऊपर बेस्ड है। और साथ में वाटमन नंबर 1 चाहिए हमें। आप कहेंगे दिवाकर आपने पिछले वीडियो में फास्फोरस डिटर्मिनेशन में कहा था कि वहां वाटमन नंबर 42 चाहिए होता है, यहाँ 1 क्यों ले रहे हैं? ये दोनों अलग अलग तरह के फिल्टर पेपर क्यों चल रहे हैं हमारे लैब में? तो देखो, जब फास्फोरस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो वहां पे किसी भी तरह की हमें इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, तो वहां बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पे हमें छानना है उसे, तो फिल्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पे होता है। तो यानी मुझे लगता है उसका लेस देन 2.85 मैंने पढ़ा था शायद माइक्रोमीटर, इतना कम डायमीटर वाला ज्यादा छान सकता है, तो उसमें इम्प्योरिटी के चांसेस कम है। लेकिन पोटेशियम में इतनी ज्यादा हमें इम्प्योरिटीज को दूर करने की जरूरत नहीं है, या फिर इतना फाइन हमें प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो शायद इसीलिए हम कहते हैं कि फिल्टर पेपर 1 भी इनफ होता है। इसका डायमीटर ज्यादा है, वाटमैन 42 का डायमीटर बहुत कम है, तो वो फास्फोरस में काम में ले रहे हैं, और यहाँ हम वाटमैन नंबर 1 भी काम में ले सकते हैं। और यहाँ ऑफकोर्स वेइंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। मिट्टी कैसे नापोगे, हवा हाथ में तो नापोगे नहीं, हाँ लग रही है 5 ग्राम ही है, ऐसा तो होगा नहीं आपका, तो मतलब 5 ग्राम जो मिट्टी आप नापेंगे उसको, इसके लिए बैलेंस की भी जरूरत है। रिएजेंट्स क्या क्या चाहिए लैब में, आपने कहा कि ये चीजें इकट्ठी कर ली थी हमने एपरेटस के फॉर्म में, अब आप बताइए कि अब रिएजेंट के फॉर्म में क्या क्या केमिकल्स ढूंढने हैं। तो केमिकल सबसे पहला ढूंढिए आप अमोनियम एसिडेट। अमोनियम एसिडेट जो है उसको 77 ग्राम लेना है, 77 ग्राम। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि हमें एक नॉर्मल बनाना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अमोनियम एसिडेट का? नाइट्रोजन का 14 है ना, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 16 हो गया, और एसिटेट का अपना एक पर्टिकुलर
आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा कुल मिला के बनेगा 77 ग्राम। 77.08 बनता है, लेकिन 77 ग्राम आप क्या कर लीजिए, अमोनियम एसिटेट बना लीजिए, 90 ml पानी में मिला के रखिए और साथ में उसे फिर बाद में ट्रांसफर कर दीजिए 1 लीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। कुछ और भी मिलाना है क्या? बिल्कुल। ये जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास अमोनियम एसिटेट का, हमने क्योंकि कहा न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसकी पीएच देखिए, पीएच मीटर में पीएच देखिए, तो भाई ये या तो एसिडिक आ रहा है या फिर एल्कलाइन आ रहा है। किसी कारणवश, क्योंकि पानी के अंदर कुछ डिस्टिल वाटर है, तो हमने कहा है डिस्टिल वाटर है, बट स्टिल अगर किसी कारणवश मान लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के कारण या कुछ कारणवश अगर उसकी पीएच 7 नहीं है, तो हम उसे या तो एसिड मिला के या बेस मिला के उसे क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। यानी हम एसिडिक एसिड या अमोनिया सोल्यूशन मिलाकर उसे क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, 7 पीएच लेके आएंगे। जब सॉल्यूशन 7 पीएच का हो चुका है, तो हमारे पास 1 लीटर का आप क्या बन चुका है, एक ऐसा न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट बन चुका है। हमारा काम मोस्टली हो चुका है। और क्या चाहिए? और चाहिए हमें KCl का सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जिसे डिसॉल्व करना है 1.097 ग्राम। 1.907 ग्राम। अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं जरूर आने वाले वक्त में पूछूंगा कि स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम KCl की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से आया भी है, किसी एग्जाम में मैंने शायद ये क्वेश्चन देखा भी है। सतर्क रहिएगा, याद रखिएगा 1.907 ना होता है, लगभग 2 ग्राम। सवाल आता है क्यों? क्यों 1.907 ग्राम, है ना? लेने को तो कोई और भी ग्राम ले सकते थे। आप कहेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर फोकस करो दिवाकर। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर फोकस करोगे तो KCl का इसके आसपास नहीं होता। तो फिर हम 1.907 क्यों ले रहे हैं? ये नंबर कहाँ से आया? जानेंगे, थोड़ी देर में जानेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी हमने क्या कहा, KCl ढूंढा, उसके बाद हमने इसके अंदर वही 1 लीटर के डिस्टिल वाटर के अंदर उसे डिसॉल्व करना है। कितना ग्राम प्रिसाइसली याद रखना है? 1.907, 1.907, 1.907। ठीक है दिवाकर, याद हो गया, आगे बढ़ो। आगे हम देखते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, किसके लिए? फ्लेम फोटोमीटर के लिए। फ्लेम फोटोमीटर के अंदर हमें कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। हर इंस्ट्रूमेंट जो भी है लैब में, हमें किसी भी भरोसा नहीं है, हमें सबसे पहले उसका कैलिब्रेशन करते हुए चेक करना पड़ता है कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ना? पीएच मीटर में भी मैंने आपको बताया था, इसी मीटर में भी मैंने कहा था आपको एक कैलिब्रेशन के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है, उसकी मैं जांच करूंगा। अगर वो वही जवाब देता है तो मतलब हाँ, आप विश्वास कर सकते हैं। तो वही कहानी है, हमें कैलिब्रेशन के रूप में समझ लीजिए या उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए समझ लीजिए। पोटेशियम के स्टैंडर्डाइजेशन फ्लेम फोटोमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें कुछ सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। बिल्कुल। तो अब हम ये समझते हैं कि जीरो मतलब कुछ भी हमें KCl नहीं डालना। अभी जो स्टॉक सॉल्यूशन बना के लाए थे उसमें उसका कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ पानी भर के रखना है। ठीक है, 1 ml डालना है। जो भी स्टॉक सॉल्यूशन बना के लाए थे उसे 1 ml डाला, उसे 2 ml डाला, उसे 3 ml डाला, उसे 4 ml डाला, और ये सभी ml डालने के बाद उन्हें 100 ml तक भर दिया, मतलब डिस्टिल वाटर डाल दिया। तो इस तरह से जो हमें सॉल्यूशंस बनेंगे वो 0, 10, 20, 30 और 40 ppm के सॉल्यूशंस बनेंगे। क्यों बनेंगे? ये बेसिक मैथ्स के अंदर आएगा और ये डाइल्यूशन प्रोसेस है एक तरह का। भाई 1 ml को अगर हम कह रहे हैं 100 ml के अंदर डाल रहे हैं तो फिर वो 10 ppm कहा जाएगा। तो इसको बेसिक उसके अंदर आती है। मैं एक एक चीज समझाऊं तो शायद वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाए और उसको हम फीड करेंगे फ्लेम फोटोमीटर में। फ्लेम फोटोमीटर को बताया जाता है कि हम तेरे अंदर 10 ppm का डाल रहे हैं, 20 ppm का डाल रहे हैं, 30 ppm का डाल रहे हैं, 40 ppm का डाल रहे हैं। तो उसे फ्लेम फोटोमीटर को एक स्टैंडर्ड पता चलता है कि अच्छा 10 ppm ऐसा होता है, 20 ppm ऐसा होता है। मतलब कहने का मतलब उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, कैलिब्रेशन हो जाता है। उसके बाद हम अपना सैंपल डालते हैं। तो आप कहेंगे दिवाकर आपने गोली दी थी, 1.907 क्या हो ग्राम ही क्यों लिया, बताया नहीं और आगे बढ़ गए। तो देखो यहाँ बता भी दिया है मैंने कि द मोलर मास ऑफ KCl इज अप्रोक्सीमेटली 77.55 ग्राम होता है ना? वही मैं कह रहा था कि मोलर मास तो 77.55 ग्राम होता है, तो हमें जरूरत कितनी पड़नी चाहिए? 0.74, है ना? अगर वो 0.1 नॉर्मली इस तरह से कुछ बना रहे हैं। लेकिन हमने क्या फोकस किया? हमने ये फोकस किया कि भी मॉलिक्यूलर वेट तो इसका 74.55 ग्राम होता है, लेकिन पोटेशियम की हिस्सेदारी कितनी है उसमें? तो 39.10 ग्राम पर मोल है। तो मास फ्रैक्शन कितना निकला? लगभग आधा। पोटेशियम जो है वो पूरे KCl के अंदर लगभग आधा है। अगर मैं 200 ग्राम लूं तो उसमें पोटेशियम 100 ग्राम होगा। ये कुछ बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, द मास ऑफ पोटेशियम इन 1.907 ग्राम ऑफ KCl विल बी एग्जैक्टली 1 ग्राम। 1 ग्राम ही तो डालना था हमें एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर कैसे मिक्स करें? तो उसके लिए 1 ग्राम नहीं लेना पड़ेगा, 1.907 लगभग दुगना लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पोटेशियम का अमाउंट कितना है? आधा है ना? आई क्या मेरी बात समझ में? हो सकता है जो अच्छा नॉलेज रखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो इस बात से सेटिस्फाई ना हो,
उन्हें ये बात सही नहीं लगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या लगता है, इसका और क्या कारण हो सकता है, लेट मी नो। मुझे लगता है ये हो सकता है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे बात करते हैं प्रोसीजर की, भाई अब क्या करना है, वहां लैब में जाके करना क्या है। सबसे पहली बात, मिट्टी को 5 ग्राम तोलना है। इमेजेस में दिखाओ, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है भाई, 5 ग्राम मिट्टी लेनी है, वेट करना है वेइंग बैलेंस पे, ठीक है। उसे एक कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, ठीक है। न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट का सोल्यूशन बना के लाए हैं। तो 5 ग्राम अगर मिट्टी है तो 25 ml एक्सट्रैक्टेंट लेना है। 5 ग्राम अगर मिट्टी है तो 25 ml लेना है। 5 ग्राम लेना है तो 25 ml लेना है। क्यों भाई 3 बार बोल बोल के चीख रहे हो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, कि पूछा गया है। एआरओ का जो एग्जाम है राजस्थान में हुआ, आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मुझे लगता है पूछा जा सकता है कि पोटेशियम डिटर्मिनेशन के अंदर एक्सट्रैक्टेंट कितने गुना लेना पड़ रहा है। 5 गुना लेना पड़ रहा है। 5 ग्राम ये है तो 25 ml ये है। ये 10 ml हो तो कितना हो जाएगा, ये 50 ml हो जाएगा, है ना। तो 5 गुना लेना पड़ेगा। तो समझा हमने कि इस सॉल्यूशन को डाला, फिर उसको शेकर में रख दिया। आपने, हमारे पास शेकर नहीं था तो आपने हाथ से ही उसको आधे घंटे तक शेक किया। एक ही सैंपल है तो कर ही सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सैंपल है तो लगा दिया, उनको फिल्ट्रेट करना है। इस तरह से कुछ सिस्टम रख लीजिए, इस तरह का कोई बीकर रख लीजिए, उसके ऊपर आपने ये फनल लगा के उसके ऊपर हमने फिल्टर पेपर फिट करना है। फिल्टर पेपर फिट करने के बाद हमारा जो ये सॉल्यूशन बन के आया है, इसे ऊपर से डालना है। फिल्ट्रेट बन के बाहर निकलेगा। अच्छा, वाटमैन नंबर 1 है, याद रखेंगे। और जो फिल्ट्रेट बन के आएगा उसे कहाँ लगाएंगे, फ्लेम फोटोमीटर में लगा देंगे। लगाने से पहले क्या समझ आया, स्टैंडर्डाइजेशन करना जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, उसके बाद ये करना है। आप कहेंगे दिवाकर यहाँ ऐसे कमरे में बैठ के बताना आसान है, लैब में प्रैक्टिकली दिखाओ तो मजा आएगा। बिल्कुल, मैं तो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन आई विल ट्राई कि आने वाले वक्त में हम चीजों को प्रैक्टिकली भी करके देखें। बहुत ही अच्छे लेवल से वीडियोस बनाएंगे, कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में। बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए, चलो क्या। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अगेन कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो मैं लिंक जरूर दूंगा, उस लिंक को जाकर देखिएगा। आपको समझ आएगा कि लैब में कैसे किया जाता है। बिल्कुल देखिएगा, इस वीडियो के बाद प्रैक्टिकली कैसे की जाती हैं चीजें वो भी दिखा रहे हैं, कई सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। मैं भी एक वीडियो का लिंक आपको दिखाऊंगा, उन सर का वीडियो जरूर देखें, हेल्प होगी आपको और पिक्चर क्लियर होगी। आप लैब में सच में जाएंगे तो आपको और सच में हेल्प मिलेगी कैसे काम करना है इस चीज की। डन है, आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं 5 ग्राम मिट्टी ली, 25 ml एक्सट्रैक्टेंट लिया, फिल्टर पेपर पे डाला, फिल्ट्रेट लिया, फिल्ट्रेट के अंदर डालने के बाद हमें फोटोमीटर में लगाना है, फ्लेम फोटोमीटर में। लेकिन यहाँ का है नेसेसरी सेटिंग कर लेना और कैलिब्रेशन जरूर कर लेना। कैलिब्रेशन की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन नेसेसरी सेटिंग क्या है। जरूरी सेटिंग ये है कि भाई साहब एलपीजी जो होता है उसे कांस्टेंट एयर प्रेशर पे रखिए। कौन सा एयर प्रेशर, तो याद रख सकते हैं 0.7 ग्राम 0.75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में ये प्रेशर लगा सकते हैं आप। शायद कभी कोई पूछ ले तो याद रखना 0.75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉन ल्यूमिनस ब्लू कलर की फ्लेम आने लगती है ना एलपीजी की, जो हम देखते हैं गैस में भी हम जलाते हैं तो कैसी आती है। गैस मतलब जो स्टोव या हमारा जो घर का चूल्हा होता है उसके ऊपर साफ अगर ब्लू कलर की फ्लेम आ रही है मतलब वो अच्छे से जल रहा है। येलो वगैरह से उसका आ रहा है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ कचरा आ रहा है। मतलब ब्लू एकदम फ्लेम आने लगी तो मतलब इसका मतलब हुआ कि अब हमारा फ्लेम फोटोमीटर भी तैयार है। जब हमारे पास रीडिंग्स आ जाती हैं तो उस रीडिंग को हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से और भाग लगाना है 5 से, तो उसका मतलब 5 गुना करना है। सी को अल्टीमेटली ये क्या हुआ, सॉल्व होकर 5 आया, तो 5 गुना करना है, तब जाके हमारे पास पीपीएम के अंदर क्या आएगी, वैल्यूज आएगी। क्यों पीपीएम के अंदर ऐसे क्यों आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 ग्राम में निकाल रहे हैं तो वापस वही कहेंगे 5 ग्राम और 25 ml का हिसाब चल रहा था ना, तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड वगैरह सब सॉल्व होकर आएगा तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। कुल मिला के जो भी रीडिंग आई है उसको 5 गुना कर दिया, तब पता चलता है कि हमारे पास पोटेशियम का कंसंट्रेशन आता है पीपीएम के अंदर। सतर्क रहिएगा, लैब असिस्टेंट वगैरह जो भी होंगे उनसे एक बार फिर डिस्कस कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, तब जाके आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मैं एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ कि अगर यही सब कुछ फॉलो किया है तो इस तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है। और आप कहेंगे कि ये तो अभी हमारे पास पीपीएम में आया है, केजी पर हेक्टेयर में कैसे बदलें, तो बच्चा बच्चा जानता है 2.24 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उससे क्या निकलती है, एग्जैक्टली सही रेंज बाहर आती है। यानी 120 से कम आ रही है वैल्यू तो आपकी मिट्टी में पोटेशियम कम है। 120 से 280 के अंदर पोटेशियम तो किसी में कम नहीं है, पोटेशियम तो सबके हर मिट्टी में है। अवेलेबल पोटेशियम बोलना चाहिए, या कहेंगे एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम जो है वो कम है। और एक्सट्रैक्टेबल पोटेशियम की रेंज जो है वो मीडियम क्या है, 120 से 280, याद रखनी जरूरी है। 120 से 280, इससे कम तो कम है, इससे ज्यादा तो ज्यादा है, मतलब ज्यादा है। ज्यादा होता है तो 25% कम फर्टिलाइजर देना चाहिए, कम होता है तो 25% ज्यादा फर्टिलाइजर देना चाहिए।
आप कहेंगे 25% किससे कम, 25% किससे ज्यादा? रिकमेंडेड डोज से। रिकमेंडेड डोज जो है मीडियम रेंज में जितनी बोली है उतनी दे दो। मैं मीडियम रेंज की मिट्टी है तो जितनी रिकमेंडेड डोज थी उतना ही आपने दे दिया, लेकिन रिकमेंडेड डोज से 25% ज्यादा देना पड़ेगा जब आपके पास लो आ रहा है कोई भी एलिमेंट, ना सिर्फ पोटेशियम, कोई भी एलिमेंट। और 25% कम देना पड़ेगा अगर आपके मिट्टी में हाई वाली कंडीशन में। समझ गए बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई होप समझ गए। नहीं समझ आया हो तो मुझे पॉज करिए, ये इंपॉर्टेंट बात थी, टैप करके पीछे करके वापस सुनिए, आ जाएगी बात समझ। अब क्या बचता है? अब क्या बचता है? अब लगता है कि यार हो गया ना पूरा मेथड, अब हमारा ताक पे रह गया फ्लेम फोटोमीटर। ये कैसे काम करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हो सकता है आपने 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आप कहेंगे दिवाकर भाई कल क्या पढ़ा था वही याद नहीं है, आप 10वीं 12वीं की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वापस रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हम ये पढ़ते आते थे कि ग्राउंड स्टेट के अंदर और एक्साइटेड स्टेट्स, दो तरह की स्टेट पढ़ते थे कि जो हमारा एटम होता है उस एटम के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। एटम्स के अंदर अलग अलग शेल्स होते हैं और उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो ऊपर हो जाते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। और जब वो वापस ठंडे पड़ते हैं मतलब वापस एनर्जी जब रिलीज करते हैं तो वापस वो ग्राउंड स्टेट में भी आते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं यही हमारा सारा कॉन्सेप्ट है। हमारा मेन फंडा क्या है फ्लेम फोटोमीटर का? फंडा है इमिशन के ऊपर। मेरे से वाइवा में पूछा गया था, मेरा जो थीसिस वाइवा या हम कहेंगे जो एमएससी का वाइवा था उसमें पूछा था फ्लेम फोटोमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त भूल गया क्योंकि शायद वाइवा में नर्वस हो जाते हैं, आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन मैं भूल गया कि भाई इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे एएएस है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। ये किसके ऊपर बेस्ड है? फ्लेम फोटोमीटर किसके ऊपर बेस्ड है? आप मत भूलना, इमिशन के ऊपर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स ऊपर जाएंगे, नीचे उतरेंगे, वापस कुछ एनर्जी छोड़ेंगे, और इसी का सारा खेल है। दिवाकर समझ गए? आगे बताओ। आगे ये इक्वेशन के ऊपर बेस्ड बताया जा सकता है कि आइंस्टीन की इक्वेशन थी डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है, E1 माइनस E2 बोल सकते हैं। पता है बातें तो अच्छी बात, नहीं पता तो थोड़ा सा फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एनर्जी लेवल्स को हटाते हुए प्लैंक कांस्टेंट याद करना आ सकता है आपके किसी एग्जाम में, 6.62 10 की पावर माइनस 27 अर्ग होता है। जूल में भी याद करिएगा, आई थिंक 6.62 10 की पावर माइनस 24 होता है, आई डोंट नो, मैं चेक करूंगा, कोशिश करूंगा जूल में भी आ जाए। जूल वाली वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लाइट की तो वेलोसिटी हर बच्चा जानता ही है। अब थोड़ा सा और जान लीजिए, 2 मिनट मुझे और दीजिए, वीडियो खत्म होने को ही है ना? क्या करना होता है? हमें ये करना होता है, कोई भी सैंपल अगर है तो वो फ्लेम फोटोमीटर उसे सक करता है, और जब सक करता है तो फिर उसको बाद में उसको ऑटोमाइज करता है, एटोमाइज करता है। क्या मतलब हुआ एटोमाइज का? जब आप स्प्रे करते हैं ना डिओड्रेंट वगैरह, तो आप देखते हैं वो जो छोटी 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 बूंदें आती है वो एटोमाइज्ड फॉर्म है। एटोमाइज्ड बोल दीजिए, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो, कोई बात नहीं, जो भी फॉर्म है मतलब छोटी छोटी बूंदों की फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब वो छोटी छोटी बूंदें जो है वो हमारी आग की लपटों में जाती है, यानी फ्लेम्स में जाती है। फ्लेम्स में जाने के बाद वही खेल है, छोटी 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 पानी की जो, या जो हमारा सैंपल है उसकी जो बूंदे हैं, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ना सिर्फ पोटेशियम, सोडियम भी, लिथियम भी, बेरिलियम भी आता है आई थिंक, तो बेरिलियम भी, तो ये जो भी अगर हमारे पास सैंपल के अंदर जो भी पार्ट होगा वो एक्साइटेड होंगे, एटम्स एक्साइटेड होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, फिर वापस वो जब नीचे आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, फोटो डिटेक्टर्स जो होते हैं वो फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं, और डिटेक्ट करके बता देते हैं कि ओहो ये वेवलेंथ आई है क्या, ओहो ये वेवलेंथ आई है क्या, तो उसका मतलब ये एलिमेंट है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए उतना ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट उसके अंदर देखा जाएगा सैंपल में। समझ गए बात? क्या थी बात? यही बात थी कि मेटेलिक आयंस जो है वो फ्लेम फॉर्म के अंदर वेपर फॉर्म में बदलते हैं, वेपर फॉर्म में बदल के एक रेडिएशन छोड़ते हैं, और वो रेडिएशन जो छोड़ रहे हैं उसी का एनालिसिस तो हो रहा है किसके अंदर, फ्लेम फोटोमीटर में। सोडियम कहता है येलो रंग का होता हूँ। सोडियम की जो हम देख सकते हैं, ये जो लपटे देखेंगे, फ्लेम्स देखेंगे, तो मुझे लगता है वो येलो कलर की होती हैं। बेरियम की जो होती है, मैंने इसको एक ट्रिक के रूप में भी बताया था पिछले एक वीडियो के अंदर, कि मैं बार में अगर जाता हूँ, वैसे तो नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर जाता हूँ तो मैं वहाँ पे नींबू सोडा मांग लूंगा, नींबू सोडा मतलब लाइम मांग लूंगा, तो लाइम कोई सेंस नहीं लगता, ऑफकोर्स आप भी कहेंगे, तो फिर बार से मुझे बेरिलियम के लिए बार आ रहा है, तो बार से मुझे याद रहता है लाइम, लाइम मतलब सोडा, या मतलब जो भी वो नींबू पानी बोल दीजिए, तो वो मुझे याद रहता है। लेकिन मैं बार में गया हूँ तो वहाँ पे हर चीज महंगी है, वो 554 रुपए का पड़ रहा है मुझे एक नींबू पानी। तो खैर कुछ भी कहानी बना के याद कर लीजिएगा कि बार पे लाइम ग्रीन याद रखना है, लाइम ग्रीन याद रख के वेवलेंथ 554 याद रखनी है। सोना याद रखते हैं, सोडियम और
उसका सिंबल Na, तो सोना बन गया। सोना कैसा होता है? पीला रंग का होता है, तो याद रख लिया। इतने ही पैसे हैं जेब में खाली की 589 ग्राम ही खरीद सकता हूँ, ज्यादा नहीं खरीद सकता। कैल्शियम जो है वो ब्रिक से कैसे याद रखता हूँ? हड्डियां मजबूत होंगी तभी मैं ईंटें उठा पाऊंगा, ईंटें उठा पाऊंगा तो मैं ब्रिक रेड याद रख पाऊंगा। दाढ़ी कितनी मिलेगी भैया? 622 रुपये मिलेगी। ठीक है दिवाकर, आगे बढ़ो। लिथियम जो है वो रेड रंग का होता है ना। लाली में याद रखता हूँ। लाली क्यों? कि लाल से आ गया ला, ली से आ गया लिथियम, लालिमा होती है। 670 इसके अंदर याद रखना है। वैसे इस तरह इसमें ट्रिक इस तरह से याद रखता था कि मैं लाल की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो कोई बहुत बड़ा नंबर याद रखना है। 700 जितना तो नहीं, लेकिन 670 जितना बड़ा नंबर याद रखना है। पोटेशियम पर्पल, और मैं पॉलीथीन के रूप में याद रखता हूँ पोलीथीन, पोटेशियम लिलेक, और या पोटेशियम और लिथियम लिलेक के रूप में आ सकता है। तो पॉलीथीन पर्पल के रूप में जैसे जैसे याद रखता है। और इसकी वेवलेंथ पूछी गई है एग्जाम में 766 नैनोमीटर। सारे क्या है? नैनोमीटर में है। याद रखिए सारे किसमें है? नैनोमीटर में है। ठीक है भाई, इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। सभी चीजें हमने जानी पोटेशियम डिटर्मिनेशन से जुड़ी, और भी जो इधर उधर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उन्हें भी कवर करने की कोशिश की है मैंने। फ्लेम फोटोमीटर का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।